जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मार्च 2023 को हुए एसएससी सीएचएसएल के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के पेपर में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। यह वीडियो आगे आने वाले सभी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सवालों से। पहला क्वेश्चन है, जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरते जल स्तर को मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, जलदूत एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया था गिरते जल स्तर को मापने के लिए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जलदूत एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह देश में गिरते भूजल के स्तर की समस्या को निपटने में मदद करेगा। यह एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था? तो 7 सितंबर 2022 को। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो देश के गांव में गिरते जल स्तर को पता लगाना, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो गया टेनिस पुरुष। तो फ्रेंड्स, टेनिस पुरुष डेविस कप से संबंधित है। तो जिन फ्रेंड्स ने टेनिस पुरुष को टिक किया था उनका उत्तर बिल्कुल सही था। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डेविस कप यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि आईटीएफ और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष ऑपोजिशंस देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। अभी हम देख लेते हैं ट्रॉफी और किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप संबंधित है टेनिस पुरुष से, फेड कप संबंधित है टेनिस महिला से, बैडमिंटन कप संबंधित है टेनिस महिला से, मर्डेका कप संबंधित है फुटबॉल से, राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, सोलमे कप है गोल्फ से, गोल्फ महिला का, वाकर कप है गोल्फ से, थॉमस कप है बैडमिंटन पुरुष से, उबेरक कप है बैडमिंटन महिला से, सुरदीमन कप है बैडमिंटन से, स्वेथलिंग कप है टेबल टेनिस पुरुष से, और कार्बलोन कप है टेबल टेनिस महिला से, सुल्तान अजलान शाह कप है हॉकी पुरुष से। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब था राजस्थान से। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नैक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो लावनी, धनगिरी गजा, लोक नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा आदि ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वहीं केरला नृत्य की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुथिरकली, चक्यारचकिथु ये सब केरला के नृत्य हैं। गुजरात के नृत्य में है दांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार आदि ये सब गुजरात के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो इसका सही जवाब था वर्स्टापेन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब सर्वाधिक 7 बार कौन कौन जीता है? तो माइकल शुमाकर और लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो इसका सही जवाब था कलरीपट्टुम। तो वहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन थे उनमें से सही जवाब था कलरीपट्टू। कलरीपट्टू के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कलरीपट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि कलरीपट्टू ही दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स की जननी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है। वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग
क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग 2 गुना बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो P = m/v। P यहाँ पे डिनोट कर रहा है मोमेंटम यानी कि संवेग को, m डिनोट कर रहा है मास को और v डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए अर्थात वेलोसिटी को 2 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे मोमेंटम भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3000 इकाई संवेग मोमेंटम दिया गया था, तो 2 गुना अगर वेलोसिटी को कर दिया जाएगा तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, अर्थात संवेग यहाँ पे 6000 हो जाएगा। तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गस नंदिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास था। अगर पूछा जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्ग नंदिनी उपन्यास कब लिखा था, तो 1865 ईस्वी में, और यह उनका पहला उपन्यास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंदमठ, राजसिंह, विप्रक वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दे दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब था तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो कि 5000 मीटर ऊंचा है, उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। विश्व के सबसे छोटा पठार की बात किया जाए तो वो है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब था कंचनजंगा शिखर चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब था वहाँ पे तमिलनाडु। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। पूर्वी तट के क्षेत्रीय नामों में जो है उड़ीसा में उत्कल तट बोला जाता है, तमिलनाडु में कोरमंडल या पाइटन घाट बोला जाता है। पश्चिम तट के क्षेत्रीय नामों की बात करें तो कोंकण तट बोला जाता है, महाराष्ट्र तट और गोवा तट, मालबार तट, केरला और कर्नाटक तट। भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही जवाब था फ्रेंड्स 1959 ईस्वी। तो जिन्होंने 1959 ईस्वी को टिक किया था उनका बिल्कुल सही जवाब था। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। आयुध अधिनियम एवं आयुध नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खिलाड़ियों द्वारा रखे जा सकने वाले अग्नियाधियों की संख्या में वृद्धि करना है। आगे देखेंगे आयुध अधिनियम 1959 देश के भीतर हथियारों के गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो इसका सही जवाब था फ्रेंड्स वहाँ पे निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से घन वाद्य यंत्र। हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो तत् या तंतु वाद्य यंत्र जिसको तारयुक्त यंत्र भी बोलते हैं, अवनत वाद्य यंत्र जो ढोल या नगाड़े में होते हैं, घन वाद्य यंत्र जैसे कि घंटियां, झांझ और खड़ताल, और चौथा है सुशीर वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं। घन वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्रों की शैली है जिसमें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें इडियोफोन यंत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मंजीरा, जल तरंग, कंच तरंग, झांझ, खड़ताल आदि ये घन वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु सभ्यता से कौन सा स्थान संबंधित है? तो निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से हड़प्पा दिया हुआ था, तो यह हड़प्पा सही जवाब हो जाएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह स्थल यानी कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अजीज कुमार की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो उसका सही जवाब था सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल, जिसका काम होता था शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। ये लोग सुल्तान की चापलूसी करके बड़े पद को प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, श्रेष्ठा के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया? इसका सही जवाब था गुजरात। आगे पॉइंट्स देखते हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर लगभग 2,832 करोड़ रुपये से अधिक के लोन की मंजूरी दी है। राज्य सरकार इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। यह विशेष रूप से किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया है? तो इसका सही जवाब था सोडियम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। चंद्रयान 1 एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि C1XS ने एक्सरे में अपनी विशिष्ट रेखा के सोडियम का पता लगाया, जिससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना खुल गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो इसका सही जवाब था भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 22.8 करोड़ गरीब भारत में रहते हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पे नाइजीरिया में रहते हैं। कितने? तो 9.6 करोड़ लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंबाला से सुंदरवन तक का ढाल कितना मीटर का है? तो उसका सही जवाब था दोस्तों 264 मीटर यानी कि 869 फीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई कितनी है? तो 1800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की शर्त पर वाणिज्यिक बैंकों की अधिक तरलता के धन को जमा करता है। यहाँ पे एक ज्ञातव्य हो कि RBI रिवर्स रेपो रेट पर वाणिज्यिक बैंकों को धन को जमा करके ब्याज देता है, ना कि बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, PMJAY 2018 में किस लिए शुरू किया गया था? इसका सही जवाब था BPL धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे PMJ योजना के बारे में। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 ईस्वी को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा ट्रांसमिशन किस मोड से संबंधित है? तो इसका सही जवाब था फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अभी हम पढ़ते हैं डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। तो जब डिवाइसों के मध्य डेटा ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं एक ही समय में पॉसिबल होता है तो इस ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से एक ही समय में दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन की सर्किट बोर्ड है? तो वहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से मदरबोर्ड सही जवाब था। पढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी
परिधीय उपकरणों के बीच संबंधित रखता है और अनुमति देता भी है। यह सीपीयू और मेमोरी के बीच एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। इसका एक सब सिस्टम है जिसे सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है। अभी देखते हैं चौथे शिफ्ट में पूछे गए सवालों और उनके जवाब को। तो चौथे शिफ्ट में जो पहला सवाल पूछा गया था दोस्तों, वो ये था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पेश किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट फ्रेंड्स 1784 ईस्वी में पेश किया गया था। तो जिन भाइयों ने 1784 ईस्वी को टिक किया है उनका जवाब बिल्कुल सही था। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। पिट्स इंडिया का नाम कैसे पड़ा था। तो पिट्स इंडिया का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौथे शिफ्ट से कि अप्रस्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब था फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 से। वहीं हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों का अंत से। अनुच्छेद 19 संबंधित है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराधों के लिए दोषियों से के संबंध में। और वहीं पे अनुच्छेद 21 संबंध रखता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रणजी वनडे ट्रॉफी का। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे 2002-03 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि रणजी ट्रॉफी को 2002-03 में शुरू किया गया था। क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियां कौन कौन सी है। विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बोर्ड ट्रॉफी, विजडम ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं डूरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आई लीग, इंडियन सुपर लीग। वहीं हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं फ्रेंड्स आगा खान कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप और रंगा स्वामी कप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसका सही जवाब था रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स 2022 एशिया कप का रनर अप टीम कौन था। तो इसका सही जवाब था फ्रेंड्स पाकिस्तान। वहीं एशिया कप 2022 की बात करें तो यह 15वां संस्करण था। क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच किस ग्राउंड में हुआ था। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। पहला संस्करण कब हुआ था एशिया कप का 1984 ईस्वी में था। एशिया कप भारत को कितने बार जीता हुआ है। तो टोटल 7 बार, जो कि सबसे ज़्यादा बार जीता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों हरनाथ सिंधु 2021 में कौन सा खिताब जीती थी। इसका सही जवाब है मिस यूनिवर्स का खिताब। हरनाज ने 21 साल बाद भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही जवाब है 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। 1 जून 2005 ईस्वी के एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन था दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका सही जवाब था खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड यानी कि ठोस का गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब था ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने ऊर्ध्वपातन टिक किया था उनका बिल्कुल सही उत्तर था। ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है जबकि व्युत्क्रमण प्रक्रिया को निक्षेप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था।
तो वहाँ पे दिए गए ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका उत्तर है पेड़ों के द्वारा दिन के समय ऑक्सीजन निकालने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन रात में जस्ट उल्टा होता है, यानी कि अधिकतर पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है। यही कारण है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोने की हिदायत नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 मार्च के एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के तीसरे और चौथे शिफ्ट में पूछे गए सवालों और उसके उत्तर। तो आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।